आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारत में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के ऊपर। हमें पता है कि यह असहयोग आंदोलन भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था जो 1920 में हुआ था। तो हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भारत में तैयार हुई। और असहयोग आंदोलन के आप देख सकते हैं 27 सालों के बाद भारत को अंग्रेजों से क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। इसलिए असहयोग आंदोलन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसी के बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरह असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भारत में तैयार हुई। अब असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो रॉलेट एक्ट से तैयार हुई। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 को, और यह केंद्रीय व्यवस्थापिका से पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। इसे काला कानून कहा जाता था। क्यों काला कानून कहा जाता था? इसे इसलिए काला कानून कहा जाता था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही सरकार गिरफ्तार कर सकती थी, और गिरफ्तार करने के बाद ना तो उसे कोई वकील मिलता था, ना ही वह दलील रख सकता था, और न ही कोई उच्च अदालत में वो अपील कर सकता था। इसलिए इसे काला कानून कहा जाता था। भारतीय नेताओं ने जब 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो यह सोचकर अंग्रेजी सरकार को समर्थन प्रदान किया कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा वैसे ही सरकार उन्हें सत्ता में सहभागिता प्रदान करेगी और उन्हें कुछ नागरिक अधिकार देगी। परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही बढ़ते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया वही हमें रॉलेट एक्ट के रूप में नजर आता है। तो इसलिए रॉलेट एक्ट का काला कानून मानकर इसे बड़े पैमाने पर भारत के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। इसके अंतर्गत मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक और जिन्ना ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए समूचे देश में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर हड़ताल हुए और कई आयोजन हुए। तो जब हड़ताल या आयोजन हो रहे थे तो इसको सप्रेस करने के लिए सरकार ने भी निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें अनेक लोग मारे गए। सबसे भीषण स्थिति पंजाब में हुई। पंजाब में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया रॉलेट एक्ट का, और जब गांधी जी ने वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से वहाँ जाने की योजना बनाई तो उनके पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब के उस समय गवर्नर जनरल थे ओ डायर, उसने पंजाब में पूरी तरह से मार्शल लॉ लागू कर दिया। और इसी दरमियान 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला। हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ते हुए सहयोग की भावनाओं को देखकर अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने का और ज़्यादा भरसक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, और इसी के तहत डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। इस घटना से लोगों में रोष बढ़ गया। निर्वासन का विरोध करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला गया जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इससे भीड़ गुस्सा गई और उसने अनेक सरकारी भवनों, पोस्ट ऑफिसों और बैंकों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की भी हत्या कर दी। जब ये सब घटनाएं पंजाब में घट रही थी उसी समय जनरल डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर में प्रवेश किया। अमृतसर में प्रवेश करके वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन इस बात की घोषणा उसने बड़े पैमाने पर नहीं करवाई। और जब मार्शल लॉ लग गया तो उसी बीच उसने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उन्हें क्या कर दिया, जेल में भिजवा दिया। और जब भारतीय नेताओं की ओर से पुलिस ज्यादती और निर्वासन के विरोध में, किसके निर्वासन के विरोध में? सत्यपाल और किचलू के निर्वासन के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें करीब 20,000 लोगों ने भाग लिया। निहत्थी भीड़ के साथ महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ इस आम सभा में पहुंची थी। आम सभा की कार्यवाही के मध्य में ही जनरल डायर अपने 100 सिपाहियों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। उसने कुछ सैनिकों को बाग के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कुछ को गोलियां चलाने की आज्ञा दे दी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे जब घटना हो रही थी जलियांवाला बाग में। उस समय शाम के 5 बजे थे। इसके बारे में हम इस फोटो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जनरल डायर ने सैनिकों को बाग में प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए केवल एक ही गेट था, तो उसके सामने पूरे सैनिकों को तैयार करके खड़ा करवा दिया। 10 मिनट तक गोलीबारी हुई जिसमें 1650 चक्र गोलियां चलाई गई। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए। हालांकि सरकारी आंकड़ा यह बोलता है कि 349 लोग मरे, लेकिन संभवतः 1000 या उससे ज़्यादा लोग ही मर गए।
क्यों मर गए? क्योंकि बिना किसी वार्निंग के लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई और बाग में घुसने और बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था, उसे भी जनरल ओ डायर के सैनिकों ने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से लोग वहां से भाग नहीं पाए और उनकी बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई। जब इस घटना की खबर हमारे भारतीय नेताओं को हुई तो इसका बहुत ज़्यादा रिस्पांस हमारे भारतीय नेताओं ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। महात्मा गांधी ने केशर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया, जिसे इन्हें बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनी, इसलिए इस कमेटी को हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं और इसमें भारतीय भी सदस्य थे। और इस कमेटी ने यह पाया कि जनरल ओ डायर ने गलत कृत्य किया है, जिसकी वजह से उसे बर्खास्त करने की अनुशंसा हंटर कमीशन के द्वारा की गई। अब यहाँ एग्ज़ाम में एक तो ये पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी, महात्मा गांधी के विषय में पूछा जाता है कि इसने कौन सी उपाधि त्याग दी, और हंटर कमीशन के बारे में पूछा जाता है। हंटर कमीशन का रिस्पांस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी शामिल थे। तो इस तरह से रॉलेट एक्ट ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का बहुत बड़ा काम किया और इसी की वजह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गए कि अंग्रेजों को झुकाने के लिए केवल और केवल असहयोग आंदोलन ही एक साधन हो सकता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चला था। हालांकि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य अलग था, परंतु हिंदू और मुसलमानों को के मध्य में एकता स्थापित करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया था। इस वजह से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चलता है। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे।